हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और 7th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत। आपका सेकंड जो हमारी बुक है उसी में हम लोग आपका 16वीं शताब्दी से आपका 17वीं शताब्दी के बीच के जो राजवंश है उनको देखेंगे। बेसिकली हम लोग आपका मुगलों के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि बाबर भारत में आ चुके हैं और बहलोल लोधी को हराकर उन्होंने लोधी वंश को समाप्त कर कर अपना मुगल वंश यानी कि जो आपके आपने उनको देखा था एक नए राजवंश की स्थापना कर रहे हैं। और क्या क्या चीजें थी, कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी, इन सब चीजों को पढ़ा। तो फिलहाल हम एक बार पहले आपका रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए देख लिया, आगे बढ़े। तो आपने सारे मुगल टाइम पीरियड में जो कुछ चीजें थी इसमें दिल्ली और आगरा के केंद्र के विषय में पढ़ा। अच्छा, सबसे पहले बताइए, ऐसे मेरे कितने प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने घर पर जाकर आपका चैप्टर का रिवीजन किया है? एक बार हाथ खड़ा करें। हो गया? अब देखिए, लाल किले के बारे में थोड़ा सा जो हिस्ट्री है वो हमने देख ली। लाल किले की हिस्ट्री कैसी है, ठीक है, जितना हम लोग देख पाए। चलिए, तो आपके मुगल थे वो कौन थे, आपने पढ़ा इसके बारे में, रिवीजन किया? जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़े। मुगल सैन्य अभियानों को आपने देखा कि पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था 1526 में। पानीपत का युद्ध हुआ, आपके इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। क्लियर है? उत्तराधिकार की मुगल परंपराओं को आपने देखा। क्लियर है? मुगलों का अन्य शासकों के साथ जो संबंध है उसको आपने देखने का प्रयास किया। ठीक है, तो कल हमने मेवाड़ के जो आपके सिसोदिया वंश के शासक थे, हमने उनको भी समय भी देख लिया था कि कैसे थे मेवाड़ के सिसोदिया शासक और क्या उनका शासन चल रहा था, कैसी कुछ व्यवस्था थी, कैसे उन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया, उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया, फिर भी उन्होंने जो है ठीक है। चलिए, अब बात कर रहे थे कल हम मनसब यानी कि ग्रेड पे की, कि उस जमाने में मुगल आपके मनसबदार देते थे। तो मनसब की व्यवस्था हमने देख ली कि जो लोग आपका मुगलों के यहाँ जॉब करते थे, नौकरशाही को वो लोग आपका क्या कहते थे, मनसब कहा करते थे। मनसब शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत या लाभ का या कोई पद मिला हो। कोई आपको हैसियत मिल गई हो, कहीं पर आपको पद मिल गया हो, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये क्या है, ये आपको मनसबदारी व्यवस्था के तहत आपको मिली है। ठीक, ये आपका मनसब है। अब देखिए, यह मुगल द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य दायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जातक की संख्या पर निर्भर था। जातक मतलब कोई व्यक्ति, उसकी संख्या पर निर्भर था। जातक की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। ठीक, तो किस पे डिपेंडेंट था? संख्या पर। मान लीजिए आप किसी वर्ग से, ए या बी सी से आप डिपेंड करते हैं और ए का वर्ग ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या हो गई, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, आपका मान सम्मान, आपका पद, आपका हैसियत, आपका वेतन बढ़ सकता है। जैसे आपका उस जमाने में राजपूतों की संख्या अच्छी थी, तो मेवाड़ के शासकों को भी एक आपका उच्च मंतव उच्च मनसब दिया गया था। ठीक, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसों को सौंपे जाते थे, उनके अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे।
जितने का मनसब है वैसे ही आप अपने पास घुड़सवार रखेंगे। मनसब अपने सवारों को निरीक्षण के लिए जाते थे और अपने सैनिकों के घोड़े आपके दगवाने, दगवाने का मतलब होता था उन पर निशान, और सैनिकों को पंजीकृत कराते थे। उनका कार्यवाही के बाद उन्हें सैनिकों को वेतन देने का धन मिलता था। वेतन देने के लिए उनको धन भी मिलता था, भैया आपने काम किया है कि सर्विसेज लिए है तो आपको उनके लिए जो उनकी सर्विस है वहां उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। मनसब अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाता थे, उन्हें जागीर कहते थे। अब मनसबदार अपना वेतन तो राजस्व भाई इकट्ठा कर भूमि के रूप में पाते थे और उन्हें ही जागीरदार कह दिया। अगर मान लीजिए मेरे को मनसब मिला है, मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, मेरे को किसी जगह का बोल दिया कि आप वहां का राजस्व आप इकट्ठा कर लो 5 गांव का, और जो टैक्स होगा वो राजस्व होगा, वही आपका क्या होगा, वेतन होगा, वही होगा। तो वो जहां से राजस्व आपके इकट्ठा हो रहा है वो क्षेत्र है जागीर। क्या है? जागीर। उसे क्या कह दिया? उसी को बोल दिया गया जागीरदार। यानी कि जहां से मनसबदारों ने अपना राजस्व जिस क्षेत्र से इकट्ठा किया उसे कहा गया जागीर, जो करीबन इक्ताओं के समान थी। किसके समान थी? इक्ता के समान। अब आप मुझे बताओगे इक्तादारी व्यवस्था किसने शुरू करी थी? जस्ट पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े। चलिए, तो मनसब मतलब पद, प्रतिष्ठा। मुगल दरबार में सैनिक जो काम करते थे या कोई नौकरशाही। मनसबदार क्या है? मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में मापते थे। ठीक, तो उसको क्या कह दिया? मनसबदार कह दिया। आगे बढ़े। परंतु मनसबदार मुफ्तियों से भिन्न थे। वे अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन्हें वहां प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। केवल वो टैक्स आपका वसूलेंगे। वहां कोई अपना मुफ्तियों से भिन्न था, कोई अपनी जागीर नहीं समझ सकते थे, कोई वहां उन पर शासन इत्यादि नहीं कर सकते थे। मेन था कि बस आप वहां से टैक्स ले लीजिए, बस इतना ही है। आप केवल टैक्स कलेक्ट करने का जो है राइट्स है और नहीं। देख लिया। अब देखिए, अब हम कह रहे हैं कि राजस्व उनके नौकर द्वारा एकत्र किया था। यानी कि राजस्व के लिए उन्होंने क्या लगाए थे? नौकर, कुछ अधिकारी, वही तो एकत्र करेंगे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अब देखिए, मान लीजिए आपको बंगाल का सूबेदार बना दिया और जागीरदार मिली आपको यूपी की या आपको मध्य प्रदेश की, ये हो सकता है ना। अकबर के शासन काल में इन जागीरों में सावधानी पूर्वक आकलन, यानी कि उनको मापते थे कि कहाँ किसका है, ताकि इन राजस्व मनसबदार के वेतन के करीब वहां बराबर रहे। औरंगजेब के शासन काल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। कैसा करना पड़ता था? एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में बाप की कमी हो गई। फलस्वरूप जागीर में रहने की कोशिश थी। वे वहां जितना राजस्व कर सकते थे वो कर लेते थे। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने परिवर्तनों की इकाइयां नहीं रखी। इस कारण वहां किसानों को अधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। कह रहे कि शासनकाल के अंतिम वर्षों में क्या किया? औरंगजेब ने इन नीतियों के परिवर्तन पर नियंत्रण नहीं रखा। जो चेंज हो रहे हैं कर दिए। अन्य जो व्यवस्था चली आई है, अगर कोई उसको चलाएगा तो लोग उससे अभ्यस्त हैं, तो उन्हें दिक्कत नहीं होती है। अब इसके बाद जब्त और जमींदार देखेंगे। जब्त और जमींदार क्या होते हैं? देखिए, जब्त और जमींदार को बढ़ते हैं। मुगलों के आमदनी का प्रमुख संसाधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। कि भाई जो किसान कुछ उपज उगा रहा है उससे जो आपका टैक्स मिलेगा वो ही क्या था? वो उनका प्राइम सोर्स था। भाई पैसा किससे आएगा? पैसे का माध्यम उनको पता लग गया कि भैया पैसे का माध्यम सिंपल ही है, जो किसान अपनी फसल उगाते हैं उसके रूप में जो टैक्स आता है वही है सब कुछ। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी के मुखिया सरदारों के साथ राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थलों के लिए वे चाहते थे कि
स्थानीय ग्राम के मुखिया हों, फिर आपके सरदार हों, मुगल शब्द एक जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1750 से लेकर 1780 के काल तक कृषि की पैदावार, कीमतें और किसानों को सावधानी पूर्वक संरक्षण करने के लिए कहा। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद रूप में राजस्व निश्चित किया गया। कैसा? नगद रूप से। तो टोडरमल बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि राजस्व व्यवस्था में अकबर के यहाँ वहाँ टोडरमल कौन थे? ठीक, तो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर आप मान सकते हैं। ठीक है, और भाई इन्होंने कृषि की जो आपकी पैदावार थी, कीमत थी, भूमि थी, उन्हीं सब का सर्वेक्षण किया और फिर उन्होंने कोशिश की कि प्रत्येक फसल पर नगद रूप में एक जो कर है वो हमको निश्चित करना चाहिए। कितना हो? प्रत्येक प्रांत, प्रांत मतलब सूबा। वो देखिए मुगल काल जो था वो आपके सूबे में बटा था, ठीक, और सूबे को प्रांत बोलते हैं। प्रांत मतलब आज की प्रासंगिक संरचना में समझने के लिए तो राज्य, ठीक, प्रांतों में बटा था और राजस्व जो है आपके मंडलों में बांटा गया था। वह हर एक फसल को राजस्व दर का अलग अलग सूची बनाई गई थी। राजस्व प्राप्ति की इस व्यवस्था को जब्त कहते थे, यानी कि हर फसल के लिए राजस्व की दर की सूची अलग अलग थी। उसी राजस्व व्यवस्था को क्या कहा गया? जब्त कहा जाता था। वह वह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रखते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल के प्रांतों में जैसा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि ये इनसे दूर थे और वहाँ इनकी पहुंच से इस वजह से, तो ये वहाँ नहीं हो पाए। तो सबसे पहले आपको जब्त समझ आनी चाहिए कि हर फसल के लिए एक अलग की जो सुनिश्चितता है वो आपकी दी गई है। तो सबसे पहले आप किसको देखेंगे? आप जागीर पर बात करिए। ठीक है, देखिए मनसब जागीर क्या है इनको देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए बेटा, हो गया, नीचे बढ़े। प्रशासन को देखिए, अकबर का प्रशासन कैसा रहा, कैसी जागीरदारी थी, कैसे शासनकाल पहुंचता था, मनसबों का वेतन कम था, राजस्व कैसे मिलते थे, कैसे उनको एकत्रित करने की अब कोशिश की जाती थी। देख लिया बच्चों, आगे बढ़ जाए। जब्त और जमींदारी को आप देखिए, राजस्व कैसे वसूलते थे और टोडरमल ने क्या व्यवस्था की। देखिए गांव के मुखिया को ही क्या कहा गया था? जमींदार, और यहां से शुरू हुई जमींदारी। आज भी देखते हैं ना जी, हम तो गांव के जमींदार रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। आप देखिए नगद रूप में कर लिया गया, क्या व्यवस्था रही। चलिए अब देखिए, कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति के में वे विद्रोह कर दिए। और जब उनका टैक्स ज्यादा वसूला गया तो लोगों ने क्या कर दिया? शोषण के रूप में उनका विद्रोह। और कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह करते थे। 17वीं शताब्दी में आखिर में ऐसे किसानों ने मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को चुनौती दे दी। अब कुछ लोगों ने चैलेंज भी किया जहां पर टैक्स वैक्स नहीं हो रहा। अब देखिए चित्र दिखाया गया है, कैसे किसान वहां दे रहा है, फिर उसको मार रहा है कैसे, ये सारी चीज दिखाई गई है। शाहजहां के काल में एक लघु चित्र का ब्यौरा है जहां जागीर के समय के भ्रष्टाचार को देखिए। अफसर रिश्वत लेते हुए, एक कर अधिकारी गरीब वहां किसान को सजा देते हुए, क्या दे रहा है? सजा। देखिए अब ये चित्र आपको देखना चाहिए, अकबरनामा और आईन अकबरी का चित्र है। ये देखिए कौन बैठा है? अकबर। देख लिया। अब देखिए
अकबर ने अपने करीब मित्र और मुगल दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया। अबुल फजल, ध्यान रखिए, आईने अकबरी लिखी है इन्होंने। उसके शासनकाल का इतिहास लिखते हुए अबुल फजल ने इतिहास को 3 जिल्दों में लिखा है। इनका शीर्ष है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान, दूसरी में अकबर के शासन की घटना का काल और तीसरी में आईने अकबरी है। इसमें अकबर में घर, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि आईने अकबरी है क्या, तो प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और वहां की ज्योग्राफी के बारे में अगर आपको पता लगाना है तो उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसमें समकालीन भारत के लोक परंपरा और संस्कृति का विस्तार वर्णन है। आईने अकबरी में सच में रोमांचक आयाम है, विविधता प्रकार की चीजें हैं, मजदूरी है, इन सबको आपका देखते हैं। ठीक, तो ये है आईने अकबरी। तो आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल। नाम ध्यान रहेगा, किसने लिखी? अबुल फजल ने। बस ये हमको ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसके अंतर्गत यही जानने का प्रयास किया कि आखिरकार जो मुगल काल में क्या व्यवस्था थी और अकबर के शासन काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था आपकी जन्म ले रही थी, राजस्व संग्रहण की चीजें किस प्रकार थी और आपका टोडरमल ने नई राजस्व व्यवस्था में नकदी कैश रूप को कैसे अपनाया था। क्लियर है? चलिए, इसको देख चुके हैं। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप एक बार घर जाकर चैप्टर को रिवीजन करिए, पढ़िए। कोई डाउट रहता है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।